अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। लास्ट वीडियो में मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और फैक्टोरियल को गो थ्रू किया था हमने। अब हम बढ़ते हैं परम्यूटेशन के ऊपर। अच्छा, तो 5 नंबर का सवाल, 5 MCQs आएंगे और एक 5 नंबर का CRQ आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बेसिकली किस तरीके से हमें गो थ्रू करना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, किस किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि परम्यूटेशन बेसिकली होता क्या है। अच्छा, परम्यूटेशन बेसिकली हम कहते हैं अरेंजमेंट करने को। ठीक है, अरेंजमेंट इन ऑर्डर। परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ठीक है, हमारे पास चैप्टर का नाम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये नाम। परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर बहुत मैटर करता है, कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अरेंजमेंट किस किस चीज़ों की नॉर्मली होती है, या तो अल्फ़ाबेट्स की होगी, लोगों की हो सकती है, या आप कह लें कोई नंबर्स की हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, परमुटेशन अरेंजमेंट करेंगे जिसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। परमुटेशन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक फैक्टोरियल की तरह, फैक्टोरियल से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको फैक्टोरियल सिखाया। और एक हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है NPR। अच्छा, ये कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, इसका फॉर्मूला भी है। आपको फॉर्मूला शीट पे फॉर्मूला गिवन होगा, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप कैलकुलेटर में ये NPR डायरेक्ट भी हो सकता है, यही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको लास्ट में बताया था, इसमें भी लास्ट में आपको NPR निकालना सिखा दूँगा कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारे पास परम्यूटेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल से भी हम निकाल सकते हैं, इससे भी, दोनों से निकाला जा सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ें अपने पास नोट डाउन कर लें आप लोग। अब ये कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टीज़ है, आपको याद होनी चाहिए, बड़ी आसान सी है कि NPN हमेशा n फैक्टोरियल के बराबर होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अच्छा n और r क्या होता है वो देख लेते हैं। ये जैसे फॉर्मूला था ना NPR, n मतलब आप कह लें टोटल क्वांटिटी कहना है इसको। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी है किसी भी चीज़ की, जो जिसकी बात हुई जा रही है। और आर का मतलब सेलेक्ट कितनी की है आपने, या कितने अरेंज करनी है आपने, कितनी वैल्यूज़ को अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 5 लेटर्स हैं, मुझे 3 को अरेंज करना है, तो N5 हो जाएगा। टोटल 5 है, अरेंज कितने करने हैं मुझे ऑर्डर में, 3 करने हैं, तो R3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इस प्रॉपर्टी पे था। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है अगर N और R दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बराबर होगी उस वैल्यू के फैक्टोरियल के बराबर। मतलब 5P5 जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 120, और 5 फैक्टोरियल का भी आंसर होता है 120। ठीक है, ये चीज़ तरह। इसी तरीके से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आपसे ज़रूर आपसे टेस्ट किया जाएगा। जीरो फैक्टर, ये याद रखिए, जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछी जाएगी आपसे। क्या कहते हैं, MCQs के अंदर ज़रूर पूछी जाएगी, बहुत चांस है। ठीक है, ये ज़रूर पूछे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट। कैलकुलेटर के बगैर इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है 10P2। इसका फॉर्मूला मैं आपको NPR का फिर यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला शीट में आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ होगा, तो आपने याद करने की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए NPR का मतलब क्या, परम्यूटेशन। तो पहले हमारे पास n के लिए 10 है, तो यहाँ आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया मेरे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। अब इसको मैं ओपन कर दूंगा, सॉरी इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ मैं नीचे कर देता हूँ। 10 फैक्टोरियल को ओपन कर दूंगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइड में भी है 8 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कट गए, तो ये 10 9 दा 90 आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। फैक्टोरियल को सॉल्व करना हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं गो थ्रू की है, पहले उस फैक्टोरियल गो थ्रू करें, वरना यहाँ आपको बहुत मुश्किल होगा समझने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस तरीके से दिया होगा तो कैसे सॉल्व करें, याद रखें, जब हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे उसमें भी इसी तरह के सवाल होंगे, तो उसकी और इसमें पहचान कैसे होगी, याद रखें कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक होगा उसके अंदर हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी, ऊपर एक समझे एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर। मैं ऐसे ही बताने चाह रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। इस तरह गिवन होगी, हो सकता है प्लस करके कोई वैल्यू गिवन हो, लेकिन इस तरह कॉमा करके नहीं गिवन होगी। ठीक है, ये इसकी थोड़ी पहचान है। हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा, अभी हम इस पर रहते हैं।
तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ है 3,2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखें, ऊपर नंबर 8 है तो आप 8 फैक्टोरियल लिख देंगे, नीचे आपके पास 3 और 2 तो आप लिखेंगे 3 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। इस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आई होप इतना आसान है, मुश्किल चीज़ तो है नहीं। फैक्टोरियल निकालना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, वो आप वीडियो गो थ्रू कर लें, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे दूंगा उस वीडियो का, तो उसको गो थ्रू कर लें फैक्टोरियल के। अच्छा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। n की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे देखें, np2 n के बराबर है तो n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि n तो n के बराबर और ये पूरी चीज़ बराबर है 30 के। अब मैंने n फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कट गए तो ये हो गया n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n स्क्वायर माइनस n और माइनस और 30 को यहाँ ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी चैप्टर 1 में सिखा चुका हूँ कैलकुलेटर से कैसे करते हैं, तो आपने इस पर सिंपल मॉड 5 3 प्रेस करना है और उसके अंदर मैंने दोनों कैलकुलेटर दो तरीके कैलकुलेटर मैं दोनों से बता दिया था, तो आप लोग को ये चीज़ आनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी पेपर के अंदर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 6 और एक आएगी -5। तो हम देखें n क्या होता है, टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो हम ये आंसर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखेंगे, तो n इक्वल टू 6 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगी बात, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा आगे बढ़, अच्छा अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, किस तरीके से परमुटेशन के क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। एक पूरी वीडियो में पूरा परमुटेशन कवर नहीं होगा, कुछ यहाँ जितना मुझे लगेगा आप लोग इनहेल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना मैं कराऊंगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब पहला सवाल है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर वर्ड अहमद बी रीअरेंज। ये जो वर्ड है इसमें जो लेटर है AHMED, इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। परमुटेशन के क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली आप देख रहे होगे रीअरेंज या अरेंज द लेटर या अरेंज द वर्ड, इस तरह के वर्डिंग यूज़ हो रही होगी, क्योंकि कभी कभार बहुत मुश्किल होता है पहचानना कि परमुटेशन का सवाल कौन सा है, कॉम्बिनेशन का सवाल कौन सा है, ये लिटरली कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर है दोनों का तो फिर मसला नहीं आएगा पहचानने के। तो नॉर्मली रीअरेंज का वर्ड यूज़ हो रहा होता है इसके अंदर, या अरेंज द फॉलोइंग, और कॉम्बिनेशन या सेलेक्ट का वर्ड यूज़ होता है, तो वो हम जब पढ़ेंगे तो मैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़। अभी परमुटेशन पे रहते हैं और उसको समझते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन परमुटेशन के, अभी तो हमें पता है कि सारे परमुटेशन क्वेश्चन है। तो अहमद जो है इसमें जो लेटर है AHME और D, ये 5 लेटर हैं, इसको मुझे रीअरेंज करना है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई। रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब वो मैं आगे अगले सवाल में बताता हूँ। तो मुझे इस 5 लेटर को रीअरेंज करना है, ठीक है। तो जब 5 लेटर्स हैं, ठीक है, हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जब पहली वैल्यू सेलेक्ट होगी तो AHMED इनमें से कोई एक सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि पहली पोजीशन में मेरे पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन हैं, कि या तो A भी आ सकता है, H भी आ सकता है, M भी आ सकता है, E भी आ सकता है, D भी आ सकता है। अब जब दूसरी पोजीशन पे जाऊंगा तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए, 4 बच गए। फॉर एग्जांपल पहली पोजीशन पे A आ गया, अब मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए, 4, तो यहाँ 4 आ गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर E आ गया, तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया मैंने। फॉर एग्जांपल यहाँ पर H आ चुका है, तो अब कितने ऑप्शन बन गए, 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास आ गया D आ गया, तो अब मेरे पास ऑप्शन कितने बच गए, एक का ही ऑप्शन बचा M का, तो क्या आ गया, 5 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। 5 लेटर हैं, इसको अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल। अगर मुझे इसको फॉर्मूले के थ्रू लिखना है, NPR फॉर्मूले के थ्रू, तो 5 मेरे पास टोटल क्वांटिटीज है लेटर की, और मुझे सेलेक्ट कितनी करनी है, 5 करनी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया, तो तीनों तरीके से आंसर आपका 120 ही आ रहा होगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ गई, क्योंकि आपके पास टोटल लेटर कितने, 5, और सेलेक्ट भी 5 करने थे, कोई इसने ये थोड़ी बार 3 सेलेक्ट करने या 2, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, जब तक सवाल के अंदर लिखा हुआ ना हो कि आप रिपीट कर सकते हैं लेटर, तब तक आप यही अज्यूम करेंगे कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ होगा रिपीटेशन अलाउ होगी तो वो लिख कर देगा कि आप रिपीट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखें तो पहली पोजीशन पे मेरे पास 5 ऑप्शन थे, 5 लेटर के ऑप्शन थे, कोई भी एक सेलेक्ट होना था।
फिर दूसरे पे मेरे पास 4 बचे क्योंकि पहला सेलेक्ट हो गया। अगर रिपीटेशन अलाउ होती तो क्या होगा वो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे, पहले इसको हजम कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या फर्क है 1 और 2 में? इन हाउ मेनी वे कैन 3 लेटर, अब यहाँ पर 3 लेटर्स आ गए हैं। ऊपर तो हमें कोई नहीं बोला, उससे बोला अहमद है, उसके जितने लेटर है रीअरेंज कर दो। यहाँ कह रहा है 3 लेटर को अरेंज कर दो, कौन से वर्ड के? अहमद पे। बी अरेंज इफ नो अल्फाबेट रिपीट। अच्छा यहाँ पर लिख दिया उन्होंने कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं आएगा तब भी कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं होगा। जब रिपीटेशन करनी होगी तब वो लिख कर देंगे कि आपने रिपीट कर सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा अब यहाँ पर 3 लेटर, तो मैंने 3 लाइन बना दी, ठीक है। जब पहली पोजीशन पे आऊंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। मैं 5 में से कोई भी एक रख सकता हूँ, कोई भी एक अल्फाबेट आ सकता है। जब दूसरे पे गया तो मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए? 4 बच गए। अब मेरे पास कितने ऑप्शन है? 3 बचे। यहाँ पर आके रोक दूंगा क्योंकि सवाल में क्या है, 3 लेटर की अरेंजमेंट बता दो। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फॉर्मूले के थ्रू। इसको फैक्टोरियल में क्लोज क्यों नहीं कर सकता मैं? क्योंकि 1 तक फैक्टोरियल 1 तक ओपन होता है। अगर ये 1 तक ओपन होता है मैं 5 फैक्टोरियल, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया। लेकिन ये 5 4 3 है तो यहाँ पर मैं फैक्टोरियल नहीं लिख सकता, तो यहाँ पर बन जाएगा 5p3। 5p3 कैसे बन गया? टोटल कितने मेरे पास लेटर? 5 है। सेलेक्ट कितने करने? 3, तो इसलिए 5p3। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो देख लेते हैं। हमारे पास 5 4 20, 3 60, तो 60 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले इस सवाल को समझे, नहीं समझ आया वापस वीडियो को बैक जाएं, वापस से इसको गो थ्रू करें, और ये समझ आ गया तो बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अंदर समझे ऑलमोस्ट 90% परमुटेशन कवर हो जाएगी। मतलब जो क्वेश्चन आते हैं 90% आपकी कवर हो जाएंगे परमुटेशन, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब सवाल क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लोगैरिथम बी रीअरेंज। एक वर्ड है लोगैरिथम, इसको रीअरेंज करना है हमें। टोटल लेटर है इसके अंदर 10, ठीक है। अब पार्ट्स आ गए, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये मतलब 10 लेटर है, 10 सेलेक्ट करने हैं। तो सिंपल आंसर हो गया 10p10, या आप लिख दो 10 फैक्टोरियल। अच्छा आपने वैल्यूज़ निकालनी होगी, ठीक है। आपने ये सिर्फ 10p10 लिख के नहीं छोड़ना है। अब पेपर में अगर आपके पास आता है तो आपने क्या करना है, अगर आप 10p10 लिख रहे हो तो आप फॉर्मूला ओपन करके दिखा दो 10 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 माइनस 10 फैक्टोरियल हमारे पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल नीचे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो ऊपर बच जाएगा 10 फैक्टोरियल। इसको फिर आप कैलकुलेटर सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर बता दीजिए, क्योंकि आपको 5 नंबर का सवाल आएगा तो स्टेप्स करके कुछ दिखाने होंगे, ठीक है। अच्छा इस पे आते हैं सेकंड पार्ट पे। पहला पार्ट तो बड़ा सिंपल था, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है द फर्स्ट लेटर मस्ट बी एच। अब उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 10 लेटर्स हैं, लेकिन जो पहला लेटर है वो एच होना चाहिए, तो उसने पहले लेटर में फिक्स कर दिया कि एच होगा। और एच इसमें कितने हैं? देखिए एच एक ही है, तो मैंने लिख दिया 1 नीचे, ठीक है। एक ही एच है तो एक ही सेलेक्ट होगा। अगर 2 होते तो 2 में से मेरे पास चॉइस होती, ठीक है। 2 होते तो चॉइस हो, 2 में से कोई, बेसिकली एच ही आना है स्टार्टिंग में। 2 में से चॉइस क्या लगा? 2 हो या 3 हो। अगर 2 होते मैं 2 लिख देता। खैर यहाँ पर एक ही एच, तो एच के नीचे मैंने 1 लिख दिया। अब कितने लेटर्स बच गए? अब लेटर बच गए 9। पहले तो उसने फिक्स कर दिया कि पहले पे आपका एच आना चाहिए, तो बाकी कितने बच गए? 9। तो उनकी अरेंजमेंट हो सकती है। देखिए पहले एच आ गया, अब बच गए 9 हमारे पास और लेटर, तो उनकी भी तो अरेंजमेंट होगी। तो वहाँ लिख दूंगा मैं 9 फैक्टोरियल, क्योंकि पहला फिक्स है, एच आना चाहिए। बाकी जो लेटर्स हैं वो फिक्स थोड़ी हैं, उनमें अरेंजमेंट हो सकती है। पहले हो सकता है टी आ रहा हो, या हो सकता है पहले आई आ रहा हो, बाद में एल आ रहा हो, फिर ओ आ रहा हो, फिर एस आ रहा हो। उसमें तो अरेंजमेंट होगी। तो उसमें कितने बच गए? 9 बच गए, क्योंकि पहला फिक्स हो गया। अब मेरे पास 9 अल्फ़ाबेट्स बच गए, तो 9 का फैक्टोरियल ले लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। अब जो भी वैल्यू आ रही है वो आप, अब मैं भी वैल्यूज़ नहीं लिख रहा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे, किस किस तरह सॉल्व करना है। इसकी वैल्यूज आप लोग खुद कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा थर्ड पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें? द फर्स्ट लेटर मस्ट बी एच एंड द लास्ट लेटर मस्ट बी आई। तो पहला लेटर और आखिरी लेटर फिक्स कर दिया उन्होंने, तो एच भी एक है और आई भी एक है लोगैरिथम के अंदर। अब कितने लेटर बच गए? 8 बच गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। अच्छा हाँ, ऊपर वाले सवाल में मैं ये बताना भूल गया कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ फॉर्मूले के थ्रू कैसे लिखूंगा। देखिए पहली पोजीशन पे उसने एच को फिक्स कर दिया। कितने एच है मेरे पास? एक एच है, और सेलेक्ट कितने करने? एक, तो 1p1 मल्टीप्लाई बाय आगे कितने अल्फ़ाबेट है? 9 अल्फ़ाबेट है, और सेलेक्ट कितने करने? 9, मतलब 9p9। तो ये जो सेकंड पार्ट था इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब फॉर्मूले के थ्रू मैं इस तरह लिख सकता हूँ।
इसी तरीके से यहाँ पर देख लें, एच एक ही है और सेलेक्ट भी एक करना तो 1p1। इसी तरह ये आ गया एक ही आई है और सेलेक्ट भी एक करना तो 1p1। बीच में आ जाएगा मेरे पास 8p8, क्योंकि 8 अल्फ़ाबेट्स बच गए और 8 हो गया, 8 सेलेक्ट करना है। तो ये मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो पहले ये 3 पार्ट आप लोग इसके आंसर्स निकाल लें, इसको अपनी कॉपी में लिख लें, एक बार रीड करें, ठीक है, खुद रीड करें, इसको कर लें। मैं इसको रब करने वाला हूँ। ये शुरू के 3 पार्ट थोड़े सिमिलर थे, अब बाकी के 3 पार्ट बड़े सिमिलर थे एक दूसरे से। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर वो कहता है पहले लेटर एच होना चाहिए तो फिर किस तरह करेंगे, अगर पहला और आखिरी फिक्स कर रहा है तो फिर किस तरीके से करेंगे। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया हो। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब मैं बढ़ रहा हूँ पार्ट 4, 5, 6 पे, ठीक है। पार्ट 4 बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो क्या कह रहा है, द फर्स्ट लेटर मस्ट बी वॉवल, पहला लेटर वॉवल होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। वॉवल है कितने और कौन कौन से इसके अंदर, एक वॉवल पता हो, ए आई ओ यू आपको पता होना चाहिए। ये एक वॉवल है, 2 और ये हो गया मेरे पास 3। 3 वॉवल्स अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पर। इसका मतलब 3 वॉवल्स हैं तो बाकी 7 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। वॉवल्स मेरे पास 3 हैं तो कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। तो ये मैंने अलग कर दिया। अब वो मुझे क्या कह रहा है, पहली पोजीशन पे क्या होना चाहिए, पहली पोजीशन पे हमारे पास होना चाहिए वॉवल। वॉवल टोटल कितने हैं, 3 है। सेलेक्ट कितने करने, एक करना है, क्योंकि पहली पोजीशन का बोला है ना। हाँ, अगर वो बोलता पहली और दूसरी पोजीशन पे वॉवल होने चाहिए तो फिर हम आगे भी करते इसको सॉल्व, लेकिन अभी वो कह रहा है कि पहली पोजीशन पे वॉवल होना चाहिए। तो मैंने कहा 3p1, ये 3 में से एक वॉवल सेलेक्ट कर लो, बाकी कितने बच गए, 9p9। अब 9p9 कैसे आया, क्यों आया, अब गौर सुने। देखिए यहाँ से एक वॉवल सेलेक्ट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपका सेलेक्ट हो गया ए, तो अब कितने अल्फ़ाबेट बच गए, अब 9 बच गए ना। तो 3p1 मल्टीप्लाई बाय 9p9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अब उस तरह किस तरीके से लिखेंगे हम, कैसे क्या कहते हैं, फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो पहली पोजीशन पे मेरे पास कितने चांसेस है आने के, हमारे पास 3p1 है, ठीक है। 3p1 हम इस किस तरीके से लिखते हैं, इसके अंदर वो हमारे पास आ जाएंगे 3 ऑप्शन, ठीक है। तो पहले लिखूंगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि पहली पोजीशन पे मेरे पास 3 ऑप्शन है आने के, या तो ए आएगा, या तो आई आएगा, या तो ओ आएगा। बाकी कितने बच गए मेरे पास, 9 बच गए, 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 अल्फ़ाबेट्स आने, यहाँ तो एक सेलेक्ट होगा ना, ऑप्शन 3 है लेकिन सेलेक्ट तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, जो कि आई थिंक इसका 108864। इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ताकि कोई गलती ना हो। 9p9, तो 108864 ये इसका आंसर, ठीक है। आप लोग कर लेंगे, इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, पार्ट नंबर 5, द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर मस्ट बी वॉवल, पहला और आखिरी लेटर वॉवल होना चाहिए। तो पहली पोजीशन पे आ जाएगा 3p1, लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा 2p1। अब यहाँ 2p1 कैसे हो गया, बहुत गौर से समझे इस कॉन्सेप्ट को। देखिए पहली पोजीशन में मुझे क्या चाहिए, वॉवल चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास वॉवल सेलेक्ट हो गया ओ, अब लास्ट पोजीशन पे भी तो वॉवल चाहिए ना, उससे कहा है। तो लास्ट पोजीशन में कितने ऑप्शन बच जाएंगे, मेरे पास 2 बच जाएंगे ना, क्योंकि ओ तो सेलेक्ट हो गया, पहली पोजीशन पे ओ सेलेक्ट हो गया। अब जब आखिरी पोजीशन पे मैं जाऊंगा तो मेरे पास 2 वॉवल बच जाएंगे, जो कि ए और आई है, उनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आई सेलेक्ट हो गया। अब कितने अल्फाबेट्स बच गए, 7 कॉन्सोनेंट्स बच गए और एक वॉवल बच गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8p8 या 8 फैक्टोरियल। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। ये 2 पार्ट बड़े सिमिलर थे, ठीक है, और बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट लेटर मस्ट बी वॉवल, पहला लेटर वॉवल होना चाहिए। तो टोटल क्वांटिटी वॉवल की कितनी है, 3। सेलेक्ट कितने करने, एक, क्योंकि पहली पोजीशन पे हो। तो 3p1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 9p9 क्यों किया, क्योंकि देखिए 7 कॉन्सोनेंट है और 2 वॉवल भी तो बच गए ना, तो उनको भी तो काउंट करूंगा ना, क्योंकि वो आगे अरेंजमेंट तो उनकी होगी। ऐसा थोड़ी है कि उसने ये बोला कि पहले पे वॉवल है इसके बाद वॉवल आए ही ना। अगर वो ऐसा कहता तो आगे 7p7 हो जाता, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरीके से पार्ट 5 के अंदर उसने कहा पहली पोजीशन पे वॉवल हो और आखिरी पोजीशन पे वॉवल। तो पहले बन गया 3p1 और एंड में बन गया 2p1, क्योंकि एक वॉवल स्टार्टिंग में सेलेक्ट हो चुका है। तो बीच में बच गए 8 हमारे पास अल्फाबेट्स, एक वॉवल और साथ में तो 8p8 आ गए। अच्छा, लास्ट वाला पार्ट, ऑल वॉवल मस्ट बी नेक्स्ट टू, ये पार्ट समझ, जब भी टूगेदर वाला आ जाए ना, ये ऑल वॉवल मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर वाला आ जाए, इसको समझ लें कैसे करना है।
ऑल वॉवल मस्ट बी नेक्स्ट टू, मतलब वो कहना चाह रहा है कि ए आई और ओ ये एक साथ आ जाए, मतलब इनमें भी अरेंजमेंट हो जाता है, ओ आई ए भी हो सकता है, आई ओ ए भी हो सकता है। वो कह रहा है वॉवल एक साथ आ जाए और बाकी फिर आगे अलग से कॉन्सोनेंट आ जाए। तो जब भी टुगेदर वाला या नेक्स्ट टू ईच अदर वाला सवाल आए तो बहुत गौर से सुने। देखें, ये पहली पोजीशन, जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आए तो आपने क्या करना है, इसको एक समझना है। ये जो ए आई ओ है इसको मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहा ये एक मेरा कंपोनेंट है, ठीक है। अब मेरे पास कितने कंपोनेंट बच गए, 7 बच गए, क्योंकि 7 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। अब काउंटिंग करें, मैंने क्या बोला, ए आई ओ को आप एक कंपोनेंट समझे। जब भी टुगेदर वाला या नेक्स्ट टू ईच अदर वाला सवाल आए तो आपने क्या करना है, हमारे पास 3 वॉवल थे, मैंने इसको एक समझ लिया। तो अब मेरे पास कितने लेटर होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। तो मैंने लिख दिया 8 फैक्टोरियल। अब मेरी बात गौर सुना, अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्या कर दिया, इसको एक समझा कि ये एक ही ए आई ओ ये एक ही पार्ट है, और बाकी 7 कॉन्सोनेंट थे, तो टोटल मेरे पास बन गए 8 फैक्टोरियल। अब जो ए आई ओ है इनकी भी तो परमुटेशन, इनकी भी तो रीअरेंजमेंट होगी ना। इसमें ये थोड़ी लिखा कि पहले ए आया फिर आई आया फिर ओ आया, इसकी भी तो रीअरेंजमेंट होगी ना, क्योंकि इसमें भी तो पॉसिबिलिटी है ना। देखो मैंने लिखा है ए आई ओ लिखा है, तो हो सकता है ये इस तरीके से आ जाए हमारे पास, जैसे कि हम कह सकते हैं आई ए और ओ आ जाए, या ए ओ आई आ जाए, तो इस तरह भी हो सकता है ना हमारे पास। तो इसके अंदर कितने हमारे पास अरेंजमेंट है, 3 लेटर लिखे हुए, तो इसकी अरेंजमेंट बनेगी 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं फिर से ये सवाल रिपीट कर रहा हूँ, वो कह रहा है ऑल वॉवल्स मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब सारे वॉवल एक साथ आ जाए। तो मैंने शुरू में लिख दिया ए आई ओ, अच्छा कुछ बताया नहीं स्टार्टिंग में या एंड में, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ए आई ओ जो है, जो वॉवल्स हैं, वो मैंने एक कंपोनेंट लिख दिया। मैंने कहा ये एक अल्फ़ाबेट है, ए आई ओ मेरे पास एक अल्फ़ाबेट है, जिसको मैंने वॉवल का नाम दे दिया। बाकी कितने बच गए, मेरे पास 7 बच गए, जो कि कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। तो टोटल कितना होगा, 8 फैक्टोरियल। मैंने लिख दिया 8 फैक्टोरियल। अब जो वॉवल है जिसको मैंने एक कंपोनेंट किया, उनमें भी तो अरेंजमेंट हो सकती है ना। हो सकता है पहले आई आए फिर ओ आए फिर ए आए, तो इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया 3 फैक्टोरियल को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसके और भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जल्दी से। अब कह रहा है ऑल कॉन्सोनेंट मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। अब कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं, 7 है, ठीक है। अब वो कौन कौन सा मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट को मैंने क्या कर दिया, एक कंपोनेंट के लिए, ये 7 कॉन्सोनेंट एक के बराबर हो गए, मतलब एक अल्फाबेट के बराबर हो गए, जिसको मैंने कोई भी नाम दे दो उससे मसला नहीं, बस एक अल्फाबेट के बराबर। अब कितने बज गए, 3 बजे, क्योंकि 3 वॉवल थे ना, 1 2 3, 3 की जगह बच गई, ठीक है। क्योंकि 7 जो कॉन्सोनेंट थे उनको एक साथ लिखना है, तो वो मेरा एक बन गया, ठीक है। वो एक बन गया मेरा, वो मेरा एक बन गया। अब मेरे पास 3 वॉवल की जगह टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये जो कॉन्सोनेंट है इनके अंदर भी तो अरेंजमेंट होगी। कितने कॉन्सोनेंट है, 7 है, तो यहाँ आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, जैसे कि प्रीवियस में आ गया 3 फैक्ट, इसमें 7 फैक्टोरियल आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ऑल वॉवेल मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर एंड ऑल कंसोनेंट मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। जैसे कि पहले आ जाएंगे वॉवेल एक साथ आ जाए और कॉन्सोनेंट भी एक साथ आ जाए, 7 कॉन्सोनेंट है, इसको लिखते 7। तो अब ये भी एक लेटर कहलाएगा, मतलब ये जो वॉवेल है ये एक कंपोनेंट कहलाएगा, और ये जो कॉन्सोनेंट है ये भी एक कंपोनेंट कहलाएगा, और तो कोई लेटर होते नहीं। तो कितने मेरे पास बन गए, 1 और 2, दो पोजीशन बन गई, 1 एंड 2 बन गई। तो मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 की पोजीशन बन गई। अब जो मेरे पास वॉवल है उसकी भी तो अरेंजमेंट होगी, कितने वॉवल, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट की भी अरेंजमेंट होगी, तो यहाँ आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट नंबर 8 क्लियर होगा। पार्ट नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब आपने शुरू के, अभी जो हमने 2 पार्ट किए, तीनों पार्ट के 6 7 8, उसमें देखिए ईच अदर वाला हो गया कि ऑल मस्ट बी ईच अदर या टुगेदर, इस तरह का हो गया। जो 9th वाला है वो नॉट वाला है, ऑल वॉवेल मस्ट नॉट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। जब नॉट वाला सवाल आए तो आपने कैसे करना है, पहले आपने लिखना टोटल फैक्टोरियल हमारे पास कितने, 10 लेटर है, 10 फैक्टोरियल आ गए, इसको माइनस कर देना है। यहाँ क्या लिखा, ऑल वॉवेल मस्ट नॉट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। हमने पार्ट नंबर 6 किया, वो क्या किया था, जिसमें सारे वॉवेल आपस में एक साथ लिखे जा सकते हैं। उसका आंसर क्या आया था, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये जो अमाउंट है ये कौन सी परम्यूटेशन थी, ये परम्यूटेशन थी जब वॉवेल्स एक साथ आ सकते हैं, वॉवेल नेक्स्ट टू ईच अदर,
ठीक है। मैं इसको माइनस कर रहा हूँ टोटल फैक्टोरियल से, तो इससे क्या होगा कि जो 10 फैक्टोरियल टोटल है उसमें से वो वाली परमुटेशन माइनस हो जाएगी जिसमें वॉवल एक साथ होते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप क्लियर होगा। टोटल फैक्टोरियल में से मैं माइनस कर रहा हूँ, किसको माइनस कर रहा हूँ? वो वाले परमुटेशन की वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ जिसके अंदर वॉवल्स एक साथ हैं, क्योंकि मुझे नॉट चाहिए। वो कह रहा है वॉवल एक साथ नहीं है, आपस में एक साथ नहीं, नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है वॉवल, उसकी मुझे परमुटेशन बता दो। तो 10 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये हमने पार्ट 6 में कर लिया है, तो इसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास नॉट वाले आ गए, नॉट वाली परम्यूटेशन आ गई जिसमें वॉवल एक दूसरे के साथ नहीं लिखे हुए। ऑल वॉवल्स, ऑल लिखा हुआ है क्लियरली, ऑल वॉवल्स, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 10 बड़ा इंटरेस्टिंग है। 9 और 10 में बड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। अब 10 पार्ट क्या कह रहे हैं? नन ऑफ द वॉवल मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। ऊपर लिखा था ऑल वॉवल मस्ट नॉट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। ऑल वॉवल मतलब तीनों एक दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट कह रहा है नन ऑफ द वॉवल, मतलब दो वॉवल भी साथ नहीं होने चाहिए। बात समझ आ रही है? 10 पार्ट कह रहा है नॉन नन ऑफ द वॉवल मस्ट बी नेक्स्ट, मतलब दो वॉवल साथ होंगे वो भी नहीं चाहिए। तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे गौर से। मेरे पास 7 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास 7 कॉन्सोनेंट है। अब उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि कोई भी वॉवल एक दूसरे के साथ ना हो, एक भी, नन ऑफ लिखा हुआ, नन ऑफ द वॉवल। ऊपर लिखा हुआ था ऑल वॉवल, मतलब तीनों की बात कर रहा था, ए आई ओ एक साथ ना हो, ठीक है। ए आई या ए ओ साथ हो सकते हैं। अब ये 7 कॉन्सोनेंट है, अब वो कह रहा है वॉवल एक साथ नहीं आना, दो वॉवल भी एक साथ नहीं आ सकते। तो अब वॉवल्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं? 7 कॉन्सोनेंट है तो हो सकता है पहले यहाँ आ सकते हैं, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये वॉवल्स की पोजीशन लिख रहा हूँ, यहाँ यहाँ आ सकते हैं, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, सातवीं और आठवीं। मतलब टोटल मेरे पास 8 फैक्टोरियल, 8 पोजीशन है जहां पर मैं वॉवल लिख सकता हूँ और वो आपस में एक दूसरे के ईच अदर नहीं आएंगे। तो कितनी पोजीशन हो गई? 8 पोजीशन, या इसको हम लिख लें 8p8, बात एक ही है। अब कॉन्सोनेंट कितने? 7, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 7p7 से, या यहाँ लिख दूँ 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 8, बात एक ही है। क्योंकि अच्छा सॉरी 8p8 नहीं 8p3, क्योंकि 3 है ना, सॉरी यहाँ 8p3 आएगा, 3 है ना हमारे पास, वॉवल्स 3 है, 3 ही सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन टोटल कितनी है वॉवल्स की? 8 पोजीशन मौजूद है जहाँ पर वॉवल आ सकते हैं, जहाँ वो एक दूसरे के एक साथ नहीं होंगे। और सेलेक्ट हम कितने कर सकते? 3 ही सेलेक्ट होंगे क्योंकि 3 ही अवेलेबल है, तो 8p3 हो गया और वहाँ आ गया 7p7, क्योंकि 7 कॉन्सोनेंट है, 7 के साथ हमें लेने। तो ये मेरे पास आ गया आंसर, ठीक है जी। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको स्टार्टिंग में कैलकुलेटर के एनपीआर समझा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलकुलेटर से एनपीआर सिखा दूंगा। आई होप ये